Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 24th April 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about child care leave. This topic is important from our syllabus GS paper 1 Indian society, GS paper 2 governance and GS paper 3 Indian economy point of view. तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा है बट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है चाइल्ड केयर लीव का, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था साल 2008 में। इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं सेंट्रल लेवल पे, उनको 2 साल तक की लीव मिल सकती है फॉर गिविंग ड्यू केयर टू देयर चिल्ड्रन। 18 साल से कम उम्र के अगर उनके बच्चे हों तो मदर को मिल सकता है, या सिंगल अगर मेल है, सिंगल फादर है, तो उसको ये चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है एज पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स ऑफ 1972। ये रूल लाया गया 2008 में, बट एक सेक्शन ऐड कर दिया गया, सेक्शन 43C अंडर ओवरऑल सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स। तो ये छुट्टियों के रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए, और उसमें एक नया सेक्शन ऐड कर दिया गया 43C, जिसके अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को चाइल्ड केयर लीव मिल सकता है इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन ऑफ कोर्स, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हो। टोटल 2 साल तक की छुट्टी 730 दिनों की मिल सकती है फॉर 2 चिल्ड्रन मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए छुट्टी मिलेगी, जो दो सबसे फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड के लिए मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी, फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स लाइक एग्जामिनेशन, सिकनेस एंड ऑल। और जो ये चाइल्ड केयर लीव है, इट मे नॉट बी ग्रांटेड इन मोर देन 3 स्पेल्स इन ए कैलेंडर ईयर। ये नहीं कि हर 2 दिन पे एक दिन बोल दें कि चाइल्ड केयर लीव है, आज ले रहे हैं, ऐसे नहीं। एक बार में जब भी छुट्टी लेंगे तो मिनिमम 15 दिन का लेंगे, और एक साल में मैक्सिमम 3 बार के लिए ही आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए हो गया। फिर रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट में इस तरीके के प्रोविजंस ले आए इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट लीव रूल्स। जैसे असम के अंदर यू सी चाइल्ड केयर लीव फॉर वीमेन एम्प्लॉयज, तो वहां पे वीमेन एम्प्लॉयज के लिए इस तरीके का प्रोविजन असम सरकार अपने स्टेट में लेकर के आई। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने रीजन में इस तरीके के लीव रूल्स इन लाइन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी अलग अलग स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है। कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन असम में तो है। अब करंट केस पे आते हैं। देखिए, मौजूदा जो केस है वो है हिमाचल प्रदेश का। वहां पे एक लेडी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय को लीव नहीं मिल पाया व्हेन सी अप्लाइड अंडर चाइल्ड केयर लीव, और लीव इसलिए नहीं मिला, सी अप्लाइड फॉर चाइल्ड केयर लीव ऑन द ग्राउंड्स की हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सम जेनेटिक कंडीशन और उसको केयर की जरूरत है, इसलिए सी अप्लाइड फॉर चाइल्ड केयर लीव, लेकिन उनको लीव मिला नहीं। और लीव ना मिलने के पीछे, रिजेक्ट होने के पीछे कारण बताया गया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है द प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड केयर लीव आज प्रोवाइडेड अंडर रूल 43C ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स। द स्टेट गवर्नमेंट, हर एप्लीकेशन वाज डिक्लाइंड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन अडॉप्शन of the provisions of child care leave as provided under this rule by the state government। ये मामला फिर पहुंचा हाई कोर्ट में। उन लेडी ने पहले हाई कोर्ट में केस किया कि कैसे एक स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एंड देन द मैटर अल्टीमेटली रीच टू द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो अगेन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का केस था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स क्या कहते हैं एज पर लीव्स, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो ध्यान रखनी है बातें वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स इज मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरल भाषा में कहें तो विमेन को रोजगार के मौके मिलने चाहिए, एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विमेन को मिले। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। संविधान बनाने वाले लोग उम्मीद करते हैं स्टेट से, सरकार से, कि विमेन को
हमारे स्टेट के अंदर एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। और ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो आइडिया है इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 क्या है वो आपको पता है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on the grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, any of them। तो यहां पे मामला है सेक्स का, जेंडर का, और जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात कहां से आ गई? तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि विमेन की जिम्मेदारी है, गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, विमेन आर बाउंड टू टेक केयर ऑफ सम हाउस होल्ड एक्टिविटीज। और बहुत बार हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिस तरह का हमारा समाज है, विमेन हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती। तो जिस तरीके का हमारा समाज है, अगर हम उनको हेल्प ना करें ताकि वो अपना जॉब और हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को बैलेंस कर लें, अगर इस तरीके के सपोर्ट स्टेट उनको ना प्रोवाइड करे, तो अल्टीमेटली वीमेन विल बी कंस्ट्रेन्ड टू लीव द वर्कफोर्स। उनको रिजाइन करना पड़ जाता है फुल फ्लेजेड, फिर वो हाउस होल्ड एक्टिविटीज में एंगेज हो जाती है। तो इफ द स्टेट इज नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी to the women, then state is basically discriminating on the basis of sex. It is not giving equal opportunity to women at par with others, women who are having children, and that is discrimination। थोड़ा इनडायरेक्ट है लेकिन आपको समझना होगा, लिखने में काम आएगा। तो इतना डिटेल में सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स वगैरह ये देखने की जरूरत नहीं। मुद्दा ये है चाइल्ड केयर लीव का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रैक्टिकली विमेन को एप्लीकेबल हो। वैसे तो ये एप्लीकेबल है फॉर सिंगल फादर ऑल्सो, बट मोस्टली विमेन के लिए ये ज्यादातर प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। और चाइल्ड केयर लीव का जो कॉन्सेप्ट है विमेन के लिए अवेलेबल हो प्रैक्टिकल तौर पे, आसानी से उनको ये लीव मिल पाए, 2 साल का पेड लीव थ्रू आउट देयर सर्विस, जैसे चाहे वो अपने हिसाब से ले सकते हैं फॉर चाइल्ड केयर। ये अगर उनको मिलेगा देन दे विल बी एबल टू मेक अ बैलेंस between their domestic responsibilities and their official responsibilities, and then only there will be true equality in society, true equality for men and women। Otherwise, if the state does not provide enough or adequate opportunity for women to join the workforce, then it will lead to ultimately discrimination on the basis of gender, which will be violation of article 15 of the constitution। तो ये बात अगर आप याद रख पाए तो एसए में भी काम आ सकता है कि बहुत बार प्लेन यूनिफॉर्मिटी, ऐसे सवाल आइडियाज एसए में आए हुए हैं कि प्लेन यूनिफॉर्मिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, यूनिफॉर्मिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी। मेल और फीमेल दोनों के लिए बराबर तरीके के आप नियम बना देंगे, यूनिफॉर्मिटी के नाम पे अल्टीमेटली वी गेट इनइक्वालिटी। तो कभी कभार पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी। और इस केस में विमेन के लिए स्टेट को, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्टेट शुड एक्ट एज ए मॉडल एम्प्लॉयर। स्टेट को तो, सरकारों को, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट पे हो, उनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए बाकियों के लिए। और वही अगर विमेन को एडिक्वेट सपोर्ट नहीं करेंगे तो दे आर बेसिकली वायलेटिंग आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार ये आर्टिकल पूरा खुद ही देख लेते हैं और यहां से कुछ इंपॉर्टेंट डेटा निकलेंगे जिनको आप याद रख पाए तो अच्छा है। इसी तो मामला तो आपको पता चल ही गया है, इट इज ऑल अबाउट चाइल्ड केयर लीव। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था दैट वाज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। तो सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट चीफ सेक्रेटरी टू फॉर्म ए कमिटी टू इनिशिएट ए पॉलिसी चेंजेस। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार को कहा गया कि आप पहले ये चाइल्ड केयर लीव का कॉन्सेप्ट अपने स्टेट में भी अप्लाई करें। और अब यहां पे ध्यान दीजिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स इज मैटर नॉट जस्ट ऑफ प्रिविलेज बट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट। ये विमेन के लिए प्रिविलेज की बात नहीं है कि उनको हम प्रिविलेज दे रहे हैं कि आप भी जॉब करें। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है हम सबकी, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटाइटलमेंट है विमेन के लिए, और बाकियों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को इंश्योर कराएं अंडर आर्टिकल 15। द स्टेट एज अ मॉडल एम्प्लॉयर कैन नॉट बी ऑब्लिवियस to the special concerns arising in the case of women who are part of the workforce। स्टेट ही अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करेगा तो कैसे होगा? अब डेटा देखते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 विच इज रिलीज बाय एनएसओ, वही एजेंसी जो जीडीपी भी कैलकुलेट करती है, सीपीआई कैलकुलेट करती है इन्फ्लेशन के लिए। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट
इसका डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ओनली 37%। वही अगर मेल के कंपैरिजन में देखा जाए तो मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन एज पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 78.5%। तो मैंने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब आपको सिखाया था कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जितने भी हैं 15 साल से लेकर के 64 ईयर्स तक, उनमें से कितने लोग जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, दैट विल बी नोन एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज हार्डली और ओनली 37%। ऑलरेडी विमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स इज लो, विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस डेटा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 22-23, एंड मेल की तुलना में लगभग आधा है, आधे से भी कम है। और उस केस में अगर इफ द स्टेट डज नॉट प्रोवाइड conducive environment for women to work, then women will pull out of workforce, and this female labor force participation rate will further go down. इससे समस्या क्या होगी? जब फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट नीचे जाएगा तो इसका सीधा सीधा असर दिखेगा, अनपेड वर्क ज्यादा बढ़ेगा। अनपेड वर्क क्या होता है? खास वो काम जो बिना पैसे के किया जाता है, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है अनपेड वर्क। मोस्टली अनपेड वर्क इज टेकन अप बाय विमेन हाउसवाइफ्स इन द हाउस होल्ड। अनपेड वर्क को कभी कभार हम लोग केयर इकोनॉमी भी कह देते हैं, बिकॉज अनपेड वर्क विच इज टेकन अप बाय हाउसवाइफ्स इन द हाउस होल्ड एक्टिविटीज दैट इज ड्रिवन बाय द सेंस ऑफ केयर फॉर यंग पीपल, बच्चों के लिए, एट द सेम टाइम फॉर ओल्ड एज पीपल, तो उसको अनपेड वर्क को केयर इकोनॉमी भी कह देते हैं। और प्रॉब्लम क्या है ऑलरेडी कि हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, विमेन आर डिसप्रोपोर्शनेटली टेकिंग हायर बर्डन ऑफ अनपेड वर्क। मेन के तुलना में विमेन डू ऑलमोस्ट 8 टाइम्स मोर अनपेड वर्क। और अगर अनपेड वर्क का हम लोग मॉनेटरी वैल्यूएशन करने की कोशिश करें तो मोटा मोटा इट कम्स आउट टू बी 15 to 17% ऑफ इंडिया जीडीपी। सोचिए अगर वो काम विमेन कहीं ऑफिशियल या फॉर्मल तरीके से करते फॉर मॉनेटरी पर्पसेस या मॉनेटरी कंसिडरेशन, तो भारत की जीडीपी को 15 से 17% तक का ज्यादा फायदा हो सकता था। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि घर के कामकाज कौन करेगा, वो एक अलग बात है। बट अगर सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो विमेन घर में काम करती हैं, अगर वो फॉर्मल लेबर फोर्स को ज्वाइन करें और वहां पे काम करें, कंट्रीब्यूट करें, तो इट कुड ऐड अबाउट 15 to 17% ऑफ इंडियाज जीडीपी। तो अगेन फिर समझिए, अगर स्टेट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा विमेन लेबर फोर्स को, उसमें से एक कंडीशन है चाइल्ड केयर लीव। और भी कई सारे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, मैटरनिटी बेनिफिट देना चाहिए, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए ताकि विमेन को काम करने में कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर सेपरेट लेडीज टॉयलेट होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे होने चाहिए जहां पे विमेन को ईव टीजिंग वगैरह ना फेस करना पड़े। तभी जाकर के फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा, तभी जाकर के मेन और विमेन के बीच में कुछ पैरिटी आएगी विथ रेस्पेक्ट टू अनपेड वर्क। घर का काम कुछ मेन करें, कुछ विमेन करें अनपेड वर्क, और तभी जाकर के विमेन का एम्पावरमेंट हो पाएगा, जेंडर एम्पावर। ये जो टॉपिक है इस पे सीधा सीधा यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा जीएस पेपर 3 में लास्ट ईयर। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी बेसिकली वही है, आउट ऑफ केयर जो काम किया जाता है जिसके लिए कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं मिलता है, मोस्टली इट इज डन बाय विमेन। इसके अंदर बच्चों का और ओल्ड एज केयर होता है मोस्टली। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी जो मॉनेटरी पर्पसेस के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं, तो दैट इज ए पार्ट ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। कोई जॉब पे जाता है उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, कोई बिजनेस करता है, ऑल सच थिंग्स इज पार्ट ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। फिर है हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो सवाल यही पूछ रहा है कि केयर इकोनॉमी जिसमें ज्यादातर विमेन इंगेज्ड हैं, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए ताकि विमेन का एम्पावरमेंट हो सके। पहले केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के बीच का अंतर बता दीजिए, फिर थोड़ा डेटा दे दीजिए, डेटा से आपका आंसर अच्छा हो जाता है। तो मेंशन दिस डेटा कि 8 टाइम्स ज्यादा बर्डन शेयर करती हैं वुमेन, आर डिस्प्रोपोर्शनेटली शेयरिंग हायर बर्डन ऑफ केयर इकोनॉमी एज कंपेयर टू मेन। अनमोनेटाइज्ड केयर इकोनॉमी इज ऑक्यूपाइड बाय वुमेन इन इंडिया मोस्टली, मीन 8 टाइम्स ज्यादा केयर वो बर्डन शेयर करती हैं वो डोमेस्टिक केयर इकोनॉमी का। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? तो राइट पॉलिसी बना करके, पॉलिसी के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाए सरकार जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो,
सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल बेहतर हो, उसके अलावा पॉलिसीज अच्छी हो, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी बेनिफिट एंड ऑल। उसके अलावा एक और चीजें जैसे ये बाकी सब तो आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, एक बड़ा ही यूनिक सा सजेशन आता है इस चीज को इंश्योर कराने के लिए कि केयर इकोनॉमी को मोनेटाइज कैसे किया जाए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक इंसान जॉब करता है और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, और उसकी वाइफ घर पे रह करके उसके पेरेंट्स को और उसके बच्चों का टेक केयर करती है। अब वो इंसान सोचता है कि घर में पैसा अकेला वही कमाता है, 1 लाख रुपए मंथली वो कमाता है क्योंकि वो जा करके जॉब करता है और वाइफ कुछ नहीं करती, ऐसा उसकी फीलिंग हो सकती। बट वो ये बात भूल जाता है कि वो जॉब पे जाकर के काम कर पाता है, 1 लाख रुपए कमा पाता है, क्योंकि उसकी वाइफ घर पे उसके पेरेंट्स का और उसके बच्चों का ध्यान दे रही है। अगर वो ये नहीं करती तो वो हो सकता है कि पूरा पूरा काम ऑफिस में नहीं कर पाता, और फिर वो उसको 1 लाख रुपए इनकम नहीं होती, उससे थोड़ी कम होती, मे बी 60,000 और 70,000। तो बेसिकली वाइफ जो है वो उसको 1 लाख रुपए अर्न करने में मदद कर रही है, येट दैट इज नॉट फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज सी इज engaged into केयर इकोनॉमी, अनमोनेटाइज्ड इकोनॉमी, एंड ही इज गोइंग आउट एंड अर्निंग, वर्किंग, एंड सैलरी इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट, सो ही बिलीव्स कि ही इज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है कि एक मोटी मोटी पॉलिसी बनाई जा सकती है, सेग्रीगेशन ऑफ सैलरी। सेग्रीगेशन ऑफ सैलरी कैसे हो सकता है? सरकार पॉलिसी बना सकती है कि चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर उसकी हाउसवाइफ है, यानी कि घर घर पे उसकी वाइफ रह करके पेरेंट्स का टेक केयर करती है, बच्चों का केयर करती है, मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज का टेक केयर करती है, अब पार्ट ऑफ द सैलरी, अब वो कितना पार्ट है वो देखा जाएगा, बट पार्ट ऑफ द सैलरी मे बी 30% सैलरी शुड बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द अकाउंट ऑफ द वाइफ। तो 1 लाख सैलरी है उस आदमी की, उस आदमी के अकाउंट में 70,000 रुपए जाए, वाइफ के अकाउंट में डायरेक्टली 30,000 रुपए जाए, तो इससे क्या होगा कि देर विल बी ए सेंस, ओवरऑल फैमिली इनकम रिमेन्स 1 लाख ओनली, बट देर विल बी ए सेंस ऑफ monetization, monetary benefit for the activities in care economy, and this will give the sense of empowerment and economic achievement for women। तो इस तरीके से एक बड़ा ही यूनिक सा नोवेल सा सजेशन अभी आ रहा है हाल फिलहाल में, ये केयर इकोनॉमी को थोड़ा बहुत मोनेटाइज कैसे किया जा सकता है, एटलीस्ट एट द नोशनल लेवल, विच विल हेल्प इन विमेन एम्पावर। तो एक तरीका है नोशनल सेग्रीगेशन ऑफ सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर बिटवीन मेल एम्प्लॉय एंड देयर हाउसवाइफ्स। फिर कंक्लूजन में लिख दीजिए कि विमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट काफी कम है। अगर भारत केयर इकोनॉमी को थोड़ा बहुत मोनेटाइज में ट्रांसफॉर्म करता है तो इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, लगभग 17% तक का। इस तरीके से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सी लेवल राइज। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, सी लेवल राइज हो रहा है ये तो आप सुनते रहते हैं, राइट? क्यों हो रहा है वो भी मोटा मोटा आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है फास्ट पेस से, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो सी लेवल राइज को लेकर के अगेन अगर कुछ आपके पास सटीक डेटा हो तो आपका आंसर बेहतर बन जाएगा। डेटा देखिए, आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हैज प्रेडिक्टेड कि बाय द ईयर 2100 सी लेवल राइज विल बी मोर देन 1 मीटर। 1 मीटर से भी ज्यादा सी लेवल राइज कर जाएगा, और सी लेवल राइज के पीछे दो मुख्य कारण है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण थर्मल एक्सपेंशन, पानी एक्सपैंड हो रहा है, भाई हीटिंग होगी तो एक्सपैंड तो होगा ही, एंड दूसरा फास्ट मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये दोनों चीजों के कारण सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, पिछले लगभग 1970 से लेकर के साल 2010 तक ये दोनों फैक्टर्स लगभग लगभग बराबर तौर पे जिम्मेदार थे सी लेवल राइज के लिए। ये ओवरऑल सी लेवल राइज का ग्राफ है, रिप्रेजेंटेड बाय नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस, एनओएए ऑर्गेनाइजेशन है यूएस का। वो ओवरऑल दिखा रहा है यहाँ पे सी लेवल राइज। इसमें 50% लगभग कंट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम फास्ट मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, एडेड वाटर बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग, एंड रिमेनिंग 50% बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन मौजूदा टाइम में पिछले 10 सालों में 1970 से लेकर के 2010 तक जो ओवरऑल सी लेवल राइज हुआ है उसमें 50-50% कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दोनों फैक्टर का। इन पिछले 10 सालों में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स हैव बीन
contributing more as compared to thermal expansion. Thermal expansion तो जो हो रहा है, but melting of glacier is happening at a much faster pace. अंटार्कटिका रीजन में मेल्टिंग काफी फास्ट पेस से हो रही है, ग्रीनलैंड की आइस शीट्स काफी फास्ट पेस से मेल्ट हो रहे हैं, जिस कारण से ये वाला फैक्टर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर फैक्टर, इज लीडिंग टू मोर सी लेवल राइज, ओवरऑल सी लेवल राइज बिकॉज ऑफ एडेड वाटर एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये वाला ग्राफ आप बना सकते हैं एग्जाम में भी बॉक्स बना करके, और NOAA को मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कभी कोई प्रश्न आ जाए कि सी लेवल राइज क्यों हो रहा है, दोनों फैक्टर बताइए, ग्राफ बनाइए, इस तरीके से आपका आंसर थोड़ा अच्छा लगेगा। सी लेवल राइज होने से इंपैक्ट क्या हो रहा है? सबसे बड़ा इंपैक्ट जो ऑब्वियस से इंपैक्ट है, कोस्टल एरिया सबमर्ज हो रहे हैं, कोस्टल एरिया डूब रहे हैं। अभी देखिए एक जर्नल, एक रिपोर्ट साइंस जर्नल हाल फिलहाल में पब्लिश हुआ है, उसका कहना है कि चाइना का लगभग 1/4 एरिया कोस्टल लैंड डूब जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, will sink below sea level within a century due to land subsidence and sea level rise. तो चाइना का कोस्टल एरिया, मेनली चाइना का सेटलमेंट कोस्टल एरिया में ही है, और चाइना का 1/4 कोस्टल एरिया सबमर्ज कर जाएगा अगले 100 सालों के भीतर। उसके अलावा आपको जानना चाहिए, इंडोनेशिया अपना कैपिटल सिटी जकार्ता से शिफ्ट करके यहां बोर्नियो आइलैंड पे ला रहा है। अभी इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है जकार्ता ऑन इट्स जावा आइलैंड, वहां से वो कैपिटल सिटी को शिफ्ट करके ला रहा है बोर्नियो आइलैंड पे एट नुसंतारा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जकार्ता इज ऑन द वर्ज ऑफ सबमर्जेंस, पूरी तरह से वो डूबने वाला है। इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल फ्रॉम जकार्ता बिकॉज जकार्ता इज facing the threat of submergence. And why submergence is happening? Because of sea level rise. And sea level rise is happening because of these two factors, thermal expansion and fast melting of glaciers. उसके अलावा कुछ तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, नाम याद रखिए, अगेन मैप बनाएंगे। देखिए आपका आंसर हमेशा ही खूबसूरत हो जाता है जब आप सही डेटा दें, रेलेवेंट मैप्स, डायग्राम्स बनाएं। तो इस तरह के सी लेवल राइज में तो कई सारे डायग्राम्स बनाने का आपको मौका मिल जा सकता है। ये दोनों फैक्टर्स का डायग्राम बना दें, आप ये सब कुछ बना दें, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं जैसे मालदीव्स, उसके अलावा यहाँ पे टुवालू, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, ऑल सच आइलैंड्स आर फेसिंग थ्रेट ऑफ कंप्लीट डिसअपियरेंस। तो एज पर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस, इन कमिंग 50-60 ईयर्स मालदीव पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पता नहीं उसको किस बात का इतना गुरूर है, अभी वो डूबने वाला है पूरी तरह से बिकॉज ऑफ द फास्ट पेस सी लेवल राइज। कोस्टल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, स्टॉर्म सर्जेस, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा तमिलनाडु के अंदर स्टॉर्म सर्जेस आए थे। उसके अलावा फ्लडिंग, डैमेज टू द कोस्टल एरिया इन द फॉर्म ऑफ इरोजन एंड ऑल विल बी सीन। साल्ट वाटर कॉन्टामिनेशन, यू सी, जब सी लेवल राइज होगा तो ओशन का जो सॉल्टी या सलाइन वाटर है दैट विल मूव बैक ऑन द मेन लैंड, और वहां का फ्रेश वाटर सोर्सेस को भी वो सलाइन बना देगा, और इस तरीके से जो वो फ्रेश वाटर इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड एंड रिवर्स का जो माउथ है, दैट फ्रेश वाटर सोर्सेज एंड एक्वीफर्स विल ऑल्सो टर्न सलाइन and will no longer be fit for agricultural and drinking purposes. That is another problem with sea level rise. सी लेवल राइज से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी बढ़ेंगे। देखिए जब पानी ऊपर चढ़ेगा, कोस्टल एरियाज में बढ़ेगा, तो फिर अलग अलग जगहों पे पानी जो है वो कलेक्टेड रहेगा, और पानी जब कलेक्टेड रहता है तो अलग अलग वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ते हैं, क्योंकि वेक्टर में सबसे पहले नाम आता है मच्छरों का। तो मॉस्किटो और इस तरीके के बाकी वेक्टर्स को ब्रीड करने के ज्यादा मौके मिल जाते हैं व्हेन वाटर एक्यूमुलेशन हैपेंस हियर एंड देयर। सो बेसिकली सी लेवल राइज होने से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बढ़ेंगे, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है, बिकॉज द वेक्टर्स, स्पेशली वेक्टर्स लाइक मॉस्किटोज, बाइटिंग फ्लाइज एंड टिक्स विल गेट मोर वाटर बॉडीज एंड दैट टू स्कैटर्ड वाटर बॉडीज टू ब्रीड एट ए फास्टर पेस। सोशल चैलेंजेस बढ़ेंगे, जब कोस्टल एरिया सबमर्ज होगा, लैंड ओवरऑल कम पड़ेगा, जो फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं जहां से एग्रीकल्चर या ड्रिंकिंग नीड्स पूरे हो सकते हैं वो सब कम होगा, तो फिर समाज में कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। सोशल चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट पीपल। इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, फिशिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकता है। इन कंट्रीज विल स्टार्ट सबमर्जिंग, सो दे विल लीड टू, दे माइट बी मोर इंटेंडेड टूवर्ड्स रेजिंग मोर कन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये मालदीव इतना
आप कह सकते हैं ट्रबल कर रहा है, उसके पीछे तो उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कारण हो सकता है। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि मालदीव इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू इट्स सबमर्जेंस प्रॉब्लम, और उसमें चाइना ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसकी मदद से लैंड रिक्लेम किया जा सकता है फ्रॉम द ओशन। तो चाइना का बाकी सारे एडवांटेज तो जो हैं या डिसएडवांटेज हैं मालदीव और भारत के बीच में, मालदीव और इंडिया के रिलेशन में चाइना इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो जो मौजूदा सरकार है, मूजी की सरकार, वो प्रो चाइना है। प्रो चाइना होने के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है चाइना का चेकबुक डिप्लोमेसी, वो तो है ही। लेकिन आज थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझिए, चाइना के पास टेक्नोलॉजीज हैं, चाइना की कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास लैंड रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे वो ओशन से भी लैंड को रिक्लेम कर सकते हैं। और मालदीव के लिए ये बहुत ही नेसेसरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जिस रेट से मालदीव सबमर्ज हो रहा है, इट माइट कंप्लीटली डिसअपियर इन कमिंग 2 to 3 decades, एंड दैट इज वाई मालदीव्स इन करंट टाइम इज नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि मालदीव के लिए जो अटमोस्ट थ्रेट है, फॉरमोस्ट थ्रेट है, वो है सबमर्जेंस, और उसके लिए चाहिए लैंड रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी जो चाइना के पास है। ये जो टॉपिक हमने देखा, सी लेवल राइज एंड लैंड सबमर्जेंस, इस पे यूपीएससी ने पिछले साल ही मेंस में जीएस पेपर 3 में ये प्रश्न पूछा था। तो आज पिछले साल के जीएस पेपर 3 के हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। मोटा मोटा लगभग एक महीने में मैंने यूपीएससी के लगभग 30 to 40% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, रोज 2 2 3 3 कर करके। तो आगे भी आप देखेंगे आने वाले एक महीने में लगभग सारे यूपीएससी के पीवाईक्यू हम सॉल्व कर लेंगे और करंट रिलेवेंस भी देख लेंगे। ये सी लेवल राइज पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, यू कैन सबमिट द आंसर इन द पोर्टल। आप चाहिए तो हिंट्स भी पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चकमा एंड हजोंग कम्युनिटी रीलोकेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, कौन है ये चकमा एंड हजोंग? ये चकमा और हजोंग कम्युनिटी के जो लोग हैं, दे ओरिजिनली बिलोंग्ड टू मॉडर्न डे बांग्लादेश। 1960s में ये एरिया हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, और ये ईस्ट पाकिस्तान के इस रीजन में रहने वाले लोग हैं चकमा एंड हजोंग्स, जिस रीजन का नाम है चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स। और यहां से ये चकमा और हजोंग कम्युनिटी के लोग चिटगोंग हिल ट्रैक्ट से, ये कम्युनिटी के लोग 1960s में माइग्रेट आउट किया इन्होंने, एंड दे मूव्ड आउट इनटू इंडिया, एंड सिंस दे आर लिविंग इन इंडिया एज रेफ्यूजीज। अब सवाल ये उठता है कि वाई दे लेफ्ट बांग्लादेश, उस टाइम में ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो वाई दे लेफ्ट देयर होम लैंड? उसके पीछे बड़ा कारण है फ्लड इन दिस एरिया, मैसिव फ्लड। फ्लड आया इस एरिया में 1960s में। उसके पीछे बड़ा कारण है एक मैसिव डैम प्रोजेक्ट ला रहा था पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान रीजन में, कप्ताई डैम प्रोजेक्ट। उस कप्ताई डैम प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारा आसपास का लैंड सबमर्ज हो गया, डूब गया, और जिस कारण से ये चकमा और हजोम कम्युनिटी के लोग जो हैं मजबूर हो गए अपने घरों को छोड़ करके भारत के अंदर इंटर करने के लिए एज रेफ्यूजीज। और दूसरा कारण है रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। ये देखिए, चकमा जो है मोस्टली दे आर बुद्धिस्ट एंड हजोंग्स आर हिंदूज, और ये था ईस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ करता था। फॉरगेट अबाउट रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, वहां पे तो कल्चरल बेसिस पे भी प्रोसिक्यूशन होता था। जो बंगाली मुसलमान थे उनका भी प्रोसिक्यूशन होता था, तो चकमा हजोंग्स का तो होगा ही होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दैट दे हैड टू फेस इन देयर होमलैंड, दे माइग्रेटेड आउट ऑफ देयर कंट्री इनटू इंडिया एज इलीगल रेफ्यूजीज या इलीगल इमिग्रेंट्स। बाद में भारत में वो रहने लगे एज रेफ्यूजीज। भारत सरकार ने पहले तो ये चकमा और हजोम के लोग जो हैं, कम्युनिटी के लोग, ये चिटगोंग एरिया से निकल करके मिजोरम में लुसाई हिल्स के आसपास आकर के सेटल होने लगे इलीगल तरीके से, रेफ्यूजीज की तरह। भारत सरकार ने उन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड उनको वापस नहीं भेजा, क्योंकि वहां पे वापस इनके देश में भेजने से इनके जान को खतरा था। तो भारत सरकार ने उस वक्त इनको सेटल कराया इन करंट डे अरुणाचल प्रदेश, जो 1960s में जिसका नाम हुआ करता था नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो भारत सरकार द्वारा डायरेक्टली आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरी थी। बाद में इसको अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया 1972 में, बट इट रिमेंड ए यूनियन टेरिटरी। पहले था नाम नेफा, बाद में हुआ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन ये यूनियन टेरिटरी था। और इस एरिया में ले जाकर के, चूंकि भारत सरकार की टेरिटरी थी, तो इस एरिया में ले जाकर के चकमा और हजोंग्स को सेटल कराया गया। अब थोड़ा सा करंट इशू पे आते हैं। करंट मुद्दा क्या हुआ है, देखिए,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में आया, उसके हिसाब से जो लोग भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए, और कट ऑफ डेट 2014 का मुझे लगता है रखा गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए लोग 2014 से पहले के जो लोग हैं, और अगर वो मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं है, बाकी सब जैन, पारसी, हिंदू, सिख कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो लोग हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। दैट इज द ब्रॉडर आइडिया अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज ब्रॉट इन 2019, जिसको अब जाकर के सरकार ने नोटिफाई किया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन। तो यू नो दिस। अब हुआ क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक और बात लिखी गई थी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द एरिया वेयर इनर लाइन परमिट सिस्टम इज एप्लीकेबल। आईएलपी सिस्टम इज एप्लीकेबल। आईएलपी सिस्टम आपको पता है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे भारत के लोगों को ही जाने के लिए स्पेशल परमिट पेपर बनवाने की जरूरत पड़ती है। उस परमिट पेपर का नाम होता है इनर लाइन परमिट पेपर। तो अरुणाचल प्रदेश आता है आईएलपी में, इनर लाइन परमिट सिस्टम में। तो अरुणाचल प्रदेश में जाने के लिए आईएलपी बनवाना पड़ता है, और आईएलपी वाले एरियाज में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब इस एरिया में अगर कोई रेफ्यूजी रह भी रहा है 2014 से पहले, और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आया है, नॉन मुस्लिम है, तब भी उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो अब सवाल ये उठता है, फिर इन चकमा हजोंग्स का होगा क्या? क्योंकि चकमा हजोंग्स को सिटीजनशिप देनी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया भारत सरकार को 2015 में, भाई इनका कुछ करो। तो चकमा हजोंग्स को सिटीजनशिप दी जा सकती है अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, बट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल बिकॉज इट इज अंडर आईएलपी। तो ये एक अजीब सी हालत बन गई। इस सिचुएशन में यूनियन लेवल के मिनिस्टर हैं, आपने नाम सुना ही होगा, किरण रिजिजू, उन्होंने क्या कह दिया कि ये चकमा और हाजोंग रेफ्यूजीज को असम में रीसेटल कराया जाएगा और वहां पे इनको नागरिकता दी जाएगी। मतलब असम में रीसेटल करा करके अरुणाचल प्रदेश से निकाल करके असम ले जाया जाएगा, और फिर उसके बाद भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, सिंस असम डज नॉट कम अंडर आईएलपी। तो नेचुरली इस पे तो असम के अंदर प्रोटेस्ट होना ही था। असम क्या गार्बेज या डस्टबिन पड़ा है जो जिसको मर करे वहां ला करके डाल दो। तो असम के अंदर इस बात का क्रिटिसिज्म हुआ। हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने भी ये इशू रेज किया कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट से। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट डिस्कस्ड एनीथिंग ओवर द रिलोकेशन ऑफ चकमाज एंड हाजोंग्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू असम, ऐसा सीएम साहब ने कहा। तो ये एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन बन गया है। हमारे सीएम साहब भी उसी पार्टी से हैं, जिस पार्टी की सरकार है सेंटर में, किरण रिजिजू साहब एंड ऑल। बट थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि दे ऑन दिस पर्टिकुलर इशू डू नॉट अपीयर ऑन द सेम पेज। मुद्दा यह है कि पॉलिटिक्स तो नहीं पूछेंगे वो, बट आपसे पूछ सकते हैं चकमा हजोंग हैं कौन, मेंस में पूछ सकते हैं इनका क्या कंसर्न है, कब आए, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और चकमा हजोंग को लेकर के क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट इश्यूज हैं। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस में तो जरूरी नहीं है, बट अगले साल जिन बच्चों को प्रीलिम्स देना उनकी भी तो तैयारी कराते रहनी है साथ में। थोड़ा सा समझिए। देखिए, चेस के अंतर्गत क्या होता है। चेस के अंदर एक टूर्नामेंट होता है जिसका नाम होता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ऑफ चेस। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ऑफ चेस में 8 ग्रैंड मास्टर्स। अब ग्रैंड मास्टर्स कौन होते हैं चेस के? तो ये टाइटल होता है जो चेस इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट कराने वाली एजेंसी FID, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये टाइटल देती है, ग्रैंड मास्टर टाइटल। ज्यादातर ग्रैंड मास्टर्स या तो भारत से हैं, नहीं तो रसिया से, ठीक है, चाइना वगैरह भी हैं, जापान भी है। तो ग्रैंड मास्टर्स जो है अलग अलग चेस, छोटे छोटे चेस टूर्नामेंट्स होते हैं, और उनमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे FID ग्रैंड मास्टर टाइटल देता है। फिर ये ग्रैंड मास्टर्स में से भी 8 जो टॉप के ग्रैंड मास्टर्स होते हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है, इसको कहा जाता है कैंडिडेट्स टूर्नामेंट ऑफ चेस। ये जो कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस होता है 2 साल में एक बार होता है। इसमें 8 ग्रैंड मास्टर्स जो टॉप के ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये डबल राउंड रॉबिन इवेंट होता है, मतलब 8 खिलाड़ी एक दूसरे के साथ 2-2 मैच खेलते हैं, एक व्हाइट कलर के साथ तो दूसरा ब्लैक कलर के साथ। इसको कहा जाता है डबल राउंड रॉबिन इवेंट। और ये जो कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस है जिसमें 8 खिलाड़ी खेलते हैं एक दूसरे के साथ, सबके साथ 2-2 मैच होता है, उसमें से जो फाइनल विनर होता है फिर वो खेलता है वर्ल्ड चैंपियन के साथ, जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन होगा उसके साथ। फिर ये कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस का विनर खेलता है, और फिर
वो वर्ल्ड चैंपियन और कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस के विनर के बीच में जो मैच होता है उसके बेसिस पे नया वर्ल्ड चैंपियन डिसाइड किया जाता है फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। तो एक गर्व की बात यह है कि भारत के सिर्फ 17 साल के उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने ये कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस जीत लिया है, जो हाल फिलहाल में टोरंटो में हुआ। अब उनका मुकाबला होगा मौजूदा चेस चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड डिंग लिरेन के साथ फ्रॉम चाइना। और ये चेस चैंपियनशिप होगी, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर दिस ईयर। उम्मीद करते हैं डी गुकेश टिंग लेरिंग को हरा करके वर्ल्ड चेस चैंपियन भी बन जाएं। अभी उन्होंने कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑफ चेस जीता है। एमटीपी को लेकर के बोथ स्टेटमेंट्स, first statement is wrong, second statement is correct. That's all from our side for today. Thanks for watching.